Hello everyone, welcome to ITLS Academy. Our lecture is Chromosomal Organization and DNA Packaging. जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने DNA RNA के कन्फर्मेशंस एंड DNA RNA की प्रॉपर्टीज़ एट्सेट्रा सारा डिस्कस कर लिया. अभी जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन. इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हमारा DNA RNA हम पढ़ते आ रहे हैं ये एक्चुअली में फॉर्म कैसे होता है, कैसे जो हमारा इतना लंबा DNA है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स, ये एक छोटे से न्यूक्लियस में कॉम्पैक्ट होके कैसे ये पैक्ड रहता है. तो इस लेक्चर में हम वही चीज़ों की बात करने जा रहे हैं. लेक्चर होगा हमारा क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन एंड DNA पैकेजिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होते हैं क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन. जैसा कि हम जानते हैं हमारा DNA है वो क्रोमोसोम्स का मिलके बना हुआ होता है. जब क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट होते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं DNA का. एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम, यहाँ से अटैच्ड होता है, इसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं. तो हम देखेंगे कि अब क्या होंगे जो क्रोमोसोम है हमारा एंड क्या होगा क्रोमैटिन. Chromosomes seem to appear out of nowhere at the beginning of mitosis and disappears once again when cell division has ended. क्रोमोसोम नॉर्मली तो अपीयर नहीं होते हैं, ये विजिबल नहीं होते हैं. इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमको नेकेड आई से क्रोमोसोम नहीं दिखेगा. अगर दिखता भी है, जब भी इसका स्टडी किया जाता है तो हमको DNA का स्ट्रैंड दिखता है. कभी भी हमको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है ये हमें कभी स्ट्रक्चर नहीं दिखता. लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ माइटोसिस ये दिखाई पड़ता है हमको. जो सेल साइकिल की स्टेजेस होती है, जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो माइटोसिस की स्टेज होती है एक मेटाफेज. इस फेज़ में हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को इजीली विजिबल कर सकते हैं, दिखाई पड़ते हैं. लेकिन उसके बाद में ये दोबारा से डिसअपीयर हो जाते हैं. डिसअपीयर वंस अगेन व्हेन सेल डिवीज़न हैज़ एंडेड. जब सेल डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट्स में एक सेल डिवाइड होके बन जाती है, तब दोनों के पास अपना अपना जेनेटिक मटेरियल आ जाता है और क्रोमोसोम्स एक बार फिर से डिसअपीयर हो जाते हैं. The DNA protein complex is the basis for the formation of chromosome. जो क्रोमोसोम है ये DNA एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है. सिर्फ जो हमारा DNA है इसमें सिर्फ DNA ही नहीं होता है, इसके साथ में प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक हमारा मॉडल होता है न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसको कि हम आगे ही इसी लेक्चर में अभी कवर करेंगे. उसमें ये प्रोटीन्स से ये आके DNA इस तरीके से कुछ रैप्ड होता है प्रोटीन के चारों तरफ और ये फॉर्मेशन करता है DNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्रोमोसोम का. A process that is carried out at the cellular level that results in the assembly, arrangement of constituent parts or disassembly of chromosomes, structures composed of a very long molecule of DNA and associated proteins that carries hereditary information is known as chromosomal organization. जो DNA का बहुत लॉन्ग जो लंबा सा स्ट्रैंड होता है वो जो कॉम्पैक्ट होके एक फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोसोम का, तो वो जो प्रोसेस होती है उसका फॉर्मेशन में DNA है और DNA एक प्रोटीन के चारों तरफ रैप हुआ और फिर रैप होने के बाद में ये बहुत सारे रैप होके इन्होंने पूरा स्ट्रैंड जो बना लिया, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन. ये जो हमारा क्रोमोसोम बनता है यही आगे चल के ये स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ DNA से मिलके बना हुआ होता है और इसके साथ में प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड होती हैं जिनको कि हम जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम से.
ये प्रोटीन्स अटैच्ड हो जाती हैं, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करने में हेल्प करती हैं ये डीएनए की, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। पैकेजिंग द जीनोम। अब देखते हैं हम कि कैसे इस जो हमारा जीनोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, कैसे ये इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है। An average human cell contains about 6.4 billion base pairs of DNA divided among 46 क्रोमोसोम। जैसे कि हम जानते हैं जो ह्यूमंस का डीएनए होता है उसमें जो 2n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो होता है 46। 2n मतलब कि जो डिप्लॉयड कंटेंट होता है वो डिप्लॉयड कंटेंट होता है 46, और यही जब गैमेटिक फॉर्म में जब इसका n होता है तब ये होता है 23। तो जो एवरेज ह्यूमन सेल है उसमें अप्रोक्सीमेटली जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनमें 6.4 बिलियन बेस पेयर्स अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट होते हैं। गिवन दैट ईच बेस पेयर इज अबाउट 0.34 नैनोमीटर इन लेंथ, 6 बिलियन बेस पेयर्स वुड कॉन्स्टिट्यूट अ डीएनए मॉलिक्यूल फुल्ली 2 मीटर। जो एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है, इसमें दो बेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होती है 0.34 नैनोमीटर, और ये 6 बिलियन बेस पेयर्स लगभग 2 मीटर लॉन्ग डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो करते हैं। अभी जो डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा हो गया, ये जब 2 मीटर्स लॉन्ग स्ट्रक्चर हो गया तो ये कोई भी सेल में नॉर्मली तो पैक्ड नहीं हो सकता। हमारी सेल्स जैसे हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल की सेल्स होती हैं, इतने बड़े ये डीएनए को अपने अंदर ये कंटेन नहीं कर सकती। इसके लिए ये क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है और उसके थ्रू ही ये फिट होती है एक सेल में। हाउ इट इज़ पॉसिबल टू फिट 2 मीटर्स ऑफ डीएनए इनटू अ न्यूक्लियस ओनली 10 मीटर इन डायमीटर। ये मीटर नहीं होगा, ये यहाँ पे माइक्रोमीटर होगा। एंड एट द सेम टाइम मेंटेन द डीएनए इन अ स्टेट दैट इज एक्सेसिबल टू एंजाइम्स एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है उसको मेंशन किया गया है। किसी के भी दिमाग में ये बात आती है कि जब 2 मीटर का डीएनए है तो ये कैसे, जो 10 माइक्रोमीटर का एकदम पॉइंट के बराबर में एक डिस्टेंस होगी, उसमें ये कैसे हमारा डीएनए पैकेज्ड हो जाता है। द आंसर लाइज इन द रिमार्केबल मैनर इन विच अ डीएनए मोलिक्यूल इज पैकेज्ड। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि ये जो प्रोसेस होती है डीएनए पैकेजिंग की, ये उसी प्रोसेस के थ्रू कॉम्पैक्ट फॉर्म में आके जो एक न्यूक्लियस है उसमें स्टोर हो जाता है। चलिए हम इस पूरी प्रोसेस को अब डिस्कस करते हैं कि कैसे ये पूरी जो प्रोसेस है पूरी ये कैरी की जाती है। न्यूक्लियोसोम्स, जो मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, ये यही न्यूक्लियोसोम होते हैं। ये न्यूक्लियोसोम ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जब जुड़ जाते हैं तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको बोला भी जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मॉडल जो है, ये बीड्स की तरह, छोटे छोटे बीड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे जैसे कि हमारा डीएनए बहुत ही लंबा होता है, तो ये जब छोटे 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 से मॉलिक्यूल ऐसे जॉइंट दिखाई पड़ते हैं तो इसको बोला जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। मतलब किसी एक धागे के ऊपर बीड्स के फॉर्म में ये जो अटैच्ड हैं, इसी का जो मॉडल दे दिया गया है उसको नाम दे दिया गया है न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं। और बीड्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का ये अपीयर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोसोम को। क्रोमोसोम्स
आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्या होती हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे। विच टुगेदर इज कॉल्ड क्रोमैटिन। जो डीएनए प्रोटीन्स के थ्रू ज्वाइंट होता है, ये जो बनता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। The orderly packaging of a eukaryotic DNA depends on histone, a remarkable group of smaller proteins that possess an unusually high content of the basic amino acids like arginine and lysine। जैसे कि हम जानते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हमने स्टडी किया है कि जो आर्जिनिन एंड ये लाइसिन है, ये बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड इन द सेंस इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इनको बेसिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और यही बेसिक अमीनो एसिड्स ये हिस्टोन के पास में प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर की इन्हीं अमीनो एसिड्स की वजह से होती हैं। अभी हिस्टोन प्रोटीन्स क्यों इसेंशियल हैं? जो हमारा डीएनए है उसकी पैकेजिंग के लिए इनकी क्या ज़रूरत है? देखते हैं इनकी क्या ज़रूरत है। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिक होती है नेचर की, और जो हमारा डीएनए है हम जानते हैं इस पर निगेटिवली चार्ज होता है। जो हमारा डीएनए है इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर डीएनए को ऐसे ही सेल में छोड़ दिया जाए तो इस पर जो चार्ज है ये स्टेबल तो रहेगा नहीं, ये इधर उधर मूव करेगा। तो जो हमारे डीएनए को है एक स्टेबिलिटी देने के लिए इसका चार्ज न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है। अभी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, एज वी नो दीज आर बेसिक अमीनो एसिड्स कंटेनिंग OH ग्रुप। OH ग्रुप की वजह से ये बेसिसिटी की वजह से इनके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो हिस्टोन्स हैं जब ये डीएनए से मिलती हैं, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए कुछ इस तरीके से रैप्ड हो जाता है। तो जब पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों मिलेंगे तो ये चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। अब डीएनए हमारा न्यूट्रल हो गया है, और जब ये न्यूट्रल हो जाता है तो ये इसको इजी होता है कंटेन करना। जिस न्यूक्लियस में हम रखते हैं तो ये इजीली पैक्ड हो पाता है। यही रीज़न है जो हिस्टोन प्रोटीन है ये ज़रूरी होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं डीएनए की पैकेजिंग के लिए। हिस्टोन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। जो हिस्टोन्स हैं इनको डिवाइड किया गया है 5 क्लासेस में। ये 5 क्लासेस मैंने चार्ट बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया गया है, इसी लेक्चर में मैंने प्रोवाइड किया है, फिर भी देख लेते हैं। इसमें से होता है H1, H2। अब H2 के 2 फॉर्म होते हैं, H2A एंड H2B एंड H3 एंड H4। ये 5 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें से जो H3 एंड H4 होते हैं ये बहुत ही कंजर्व्ड नेचर के होते हैं। जो H3 एंड H4 हैं ये हमारे कंजर्व्ड प्रोटीन होते हैं, मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन है इनका कंपोजिशन फंक्शन हमेशा ही सेम रहता है। और जो H1 प्रोटीन है ये हमारा लिंकर की तरह काम करता है, मतलब कि ये 2 न्यूक्लियोसोम मॉडल जो होंगे, जो 2 न्यूक्लियोसोम्स, ये उनको ज्वाइनिंग में हेल्प करेगा। इसलिए H1 प्रोटीन को हम लिंकर प्रोटीन भी बोलते हैं। Kornberg proposed that DNA and histones are organized into repeating subunits called nucleosome। यही जो DNA एंड हिस्टोन है ये बहुत सारे, ये हमारा हिस्टोन के ऊपर DNA रैप्ड है, एक अगला हिस्टोन और उस पर DNA, फिर अगला हिस्टोन उस पर DNA, इस तरीके से बहुत सारे ज्वाइंट हो जाते हैं H1 के थ्रू और यही स्ट्रक्चर बना लेते हैं न्यूक्लियोसोम। ये हो जाता है, ये हमारा न्यूक्लियोसोम है, यही फॉर्म होके डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। जो कॉम्पैक्ट मास जो रहता है न्यूक्लियस में स्टोर्ड, ये उसका फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्टामर ऑफ कोर हिस्टोन। जो हिस्टोन होती हैं, हमने अभी देखा कि 5 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, H2A, H2B, H3, H4 एंड
एक होता है H1 हिस्टोन H1 प्रोटीन लिंकर की तरह वर्क करता है। इसमें आप देख सकते हैं ये 4 सब यूनिट्स दी गई हैं। ये चारों यही प्रोटीन्स हैं जो यहाँ पे स्टेबल हैं, और उसके बाद में ये डीएनए हमारा इसके चारों तरफ से रैप्ड है। प्रोटीन के हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए रैप्ड है, और ये है हमारा H1 प्रोटीन, जो कि यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रैंड बाहर जा रहा है ये उससे लिंक्ड है, और यही प्रोटीन अगले यहाँ पे न्यूक्लियोसोम का जो अगला मॉडल होगा उसके जो चारों तरफ डीएनए लिंक्ड होगा उससे ये भी ज्वाइन होगा। इसीलिए इसको हम लिंकर डीएनए भी बोलते हैं या लिंकर हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। इसको ऑक्टामर क्यों बोलते हैं कोर हिस्टोन का? ये जो प्रोटीन्स हैं H2A, H2B, H3, H4 इन सभी की दो दो यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब अगर इसका भी दो है, इसका भी दो यूनिट है, तो ये जो 4 प्रोटीन हैं, तो जैसे इसमें भी दिखाया गया 1 2 3 4। अब इसमें आप देख सकते हैं इसके नीचे से भी आपको एक प्रोटीन दिख रही है 5 6 और 2 इसके नीचे हो जाएंगी 7 8। मतलब ये 8 प्रोटीन्स होती है जिनके अराउंड डीएनए रैप्ड होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और ये जो लिंकर हिस्टोन होता है ये बाहर की तरफ ही रहता है, ये ऑक्टामर में इंक्लूडेड नहीं होता है। स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम। यही जो ये स्ट्रक्चर है इसी को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। कोर पार्टिकल एंड एन एसोसिएटेड हिस्टोन H1 मॉलिक्यूल। ये न्यूक्लियोसोम है और ये हिस्टोन H1 है। द कोर पार्टिकल itself consists of approximately 1.8 टन्स। जो ये बाइंडिंग हो रही है डीएनए की, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.8 टर्न्स होते हैं। मतलब कि 2 टर्न पूरे कंप्लीट नहीं होके ये 1.8 टर्न्स होते हैं, और इसमें लगभग 146 बेस पेयर्स इंक्लूडेड हो जाते हैं। ये जो पूरा टर्निंग हुआ है इसमें 146 बेस पेयर्स यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। 146 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम मॉडल का फॉर्मेशन करते हैं। ऑफ निगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए wrapped around 8 core histone molecules। ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं हमारी, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, और उनके चारों तरफ डीएनए जो निगेटिवली चार्ज्ड है वो रैप्ड है, और इन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। फाइनली ये जो चार्ज है इनका वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इनका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। दिस इज द न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का जो न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये हमारा न्यूक्लियोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। ईच न्यूक्लियोसोम कंटेन्स अ न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल, जो कि हमने देखा कि रैप हो रहा है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ, कंसिस्टिंग ऑफ 146 बेस पेयर्स of supercoiled DNA wrapped almost twice मतलब कि 2 टर्न्स पूरे नहीं होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये होता है 1.8 टर्न अराउंड अ डिस्क शेप्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ ये रैप्ड होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 टर्न का फॉर्मेशन करते हैं, इंक्लूडिंग 146 बेस पेयर्स। The histone core of each nucleosome consists of 2 copies of each of histone, that is H2A, H2B, H3 and H4। ये जो 4 हमारी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनकी 2 कॉपीज़ अवेलेबल होती हैं, 2 कॉपीज़ मिलके बनाती हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और जो H1 प्रोटीन है वो अलग ही रहती है इन चारों प्रोटीन से। The remaining histone type H1 residue resides outside the nucleosome core particle
कोर पार्टिकल से बाहर की तरफ रहती है। द H1 हिस्टोन इज रिफर्ड टू एज अ लिंकर हिस्टोन। इसको लिंकर हिस्टोन बोला जाता है बिकॉज इट बाइंड्स टू ए पार्ट ऑफ द लिंकर DNA दैट कनेक्ट्स वन न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल टू द नेक्स्ट। ये जो दो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये उनको कनेक्ट करता है H1 यहाँ पे, इसीलिए इसको लिंकर DNA या लिंकर प्रोटीन भी कहा जाता है। नेचर एंड टाइप्स ऑफ हिस्टोन। जो हम हिस्टोन प्रोटीन्स की अभी तक बात करते आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या नेचर होता है इनका और कितने टाइप के ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको एक चार्ट के फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक, ये बेसिक होते हैं। हमने डिस्कस किया कि इनके पास में OH ग्रुप होता है जिसकी वजह से इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ये बेसिक नेचर में होती हैं। They contain many positively charged amino acids, that is lysine and arginine. Lysine and arginine amino acids present होते हैं जो कि इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं। These bind with the phosphates along the DNA backbone. ये फॉस्फेट के साथ में जो DNA होता है, DNA जो रैप्ड होता है, तो DNA का जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये उस फॉस्फेट ग्रुप से एमिनो एसिड्स बाइंड हो जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं। DNA का जो बैकबोन होता है मिलके ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन। 5 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये चार जो हमारी होती हैं ऑक्टामर में प्रेजेंट होती हैं और जो पांचवी होती है जो H1 लिंकर होता है ये ऑक्टामर से बाहर प्रेजेंट होता है। तो टोटल जो है 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। H2A, H2B, H3 एंड H4 आर दी कोर हिस्टोन्स। ये कोर हिस्टोन्स बोली जाती हैं एंड 2 ऑफ ईच मेकअप द ऑक्टामर। इन जो ये चारों हैं इनकी 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और ऑक्टामर का फॉर्मेशन करती हैं। H1 इज द लिंकर हिस्टोन। जो H1 है ये लिंकर हिस्टोन होता है। बाइंड्स टू लिंकर DNA। जो लिंकर DNA होता है दो न्यूक्लियोसोम के बीच में, ये उनको बाइंड करता है। ऑल्सो बाइंड्स टू न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम से भी बाइंडेड होता है बट नॉट एज टाइटली एज द कोर हिस्टोन्स। जो H1 हिस्टोन है ये टाइटली बाउंड नहीं होता, ये लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियोसोम से। जबकि जो हमारे ऑक्टामर में प्रेजेंट होती हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये बहुत टाइटली बाउंड होती हैं क्योंकि इनको DNA की पैकेजिंग करनी होती है। और DNA के केस में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हमारी स्टोर होती हैं तो उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए ये बहुत टाइटली अटैच्ड होती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद DNA पैकेजिंग। अभी तक हमने बेसिक देख लिया कि हाँ ये प्रोटीन्स आती हैं, DNA आता है, रैप्ड होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल बना देता है। अब पैकेजिंग कैसे होती है DNA की कि ये जो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मॉडल हैं ये कैसे कॉम्पैक्ट होके बनाते हैं क्रोमोसोम को और फाइनली ये बहुत ही छोटे से पार्टिकल के रूप में आके ये न्यूक्लियोसोम में स्टोर हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम बोलते हैं DNA पैकेजिंग। तो चलिए देखते हैं क्या होता है DNA पैकेजिंग। Our understanding of DNA packaging has been greatly advanced in recent years by dramatic portraits of nucleosome core particle obtained by X-ray crystallography। जो DNA पैकेजिंग है ये इतने छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि DNA वगैरह इनको हम अपने नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं। तो जब तक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जब तक ये टेक्निक नहीं आई थी ये सारा कुछ जान पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था।
ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के हेल्प से सारी चीज़ों को साइंटिस्ट ने देखा और कैसे होती है ये पैकेजिंग की प्रोसेस, इसको भी इन्वेंट कर लिया गया। The 8 histone molecules that comprise a nucleosome core particle are organized into 4 heterodimers. ये हेटेरोडाइमर्स बनाते हैं दो, ये दो एक साथ में और ये दो एक साथ में, मतलब H3H4 अलग एंड H2A H2 भी अलग। ये डाइमर मिलके ये हेटेरोडाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। DNA and core histones are held together by several types of non-covalent bond. जो हिस्टोन एंड जो DNA है ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड होता है, इंक्लूडिंग आयोनिक बॉन्ड्स between negatively charged phosphate of the DNA backbone and positively charged residues of the histone. जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है ये आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स होते हैं इनके बीच में, और जो डीएनए है हमारा, डीएनए से अटैच जो फॉस्फेट होता है ये इनके बीच में ये जो फॉर्मेशन होते हैं ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए और हिस्टोन की पैकेजिंग के लिए। और जो लूप बनाता है डीएनए इसके चारों तरफ रैप होके ये उसको होल्ड करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। A DNA molecule wrapped around nucleosome core particle of 10 nanometer diameter, ये जो कोर पार्टिकल रैप्ड हुआ है इसका जो डायमीटर होगा ये होगा 10 नैनोमीटर, इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रोसेस है क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो 10 नैनोमीटर का डायमीटर बनाया है डीएनए ने हिस्टोन के अराउंड रैप होके, ये लोवेस्ट लेवल का क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब ये है कि अब जो डीएनए है हमारा ये इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, ये 10 नैनोमीटर ही ये इसका लोवेस्ट लेवल हो जाता है और इसके बाद में ये बहुत सारे जुड़ के तो बनाएंगे, ये बहुत लंबे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तो कर लेंगे, लेकिन ये जो इसका है ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, ये 10 नैनोमीटर ही रहेगा। When chromatin is released from nuclei and prepared at physiological ionic strength, a fiber of approximately 30 nanometer thickness is observed. जो ये हमारा क्रोमैटिन है ये जब न्यूक्लियस से रिलीज होता है या इसको जब प्रिपेयर किया जाता है फिजियोलॉजिकल आयोनिक स्ट्रेंथ पे, तो एक 30 नैनोमीटर का एक फाइबर ऑब्जर्व होता है। इस फाइबर की जो थिकनेस होती है ये होती है 30 नैनोमीटर। जो हमारा क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियोसोम वाला जो था पहले 30 नैनोमीटर का फाइबर होगा, फिर उसके बाद में आएगा जो कि है हमारा जिग जैग मॉडल आता है और यही सब मिलके फॉर्मेशन कर लेते हैं इसका। तो एक 30 नैनोमीटर थिकनेस का भी इसमें इंटरमीडिएट जो मिलेगा वो पाया जाएगा। The zigzag model, in which successive nucleosomes along the DNA are arranged in different stacks and alternating nucleosome become interacting neighbors. ये फिगर में दिखाया गया है, अभी मैंने फिगर इंक्लूड किया है और इस फिगर में आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियोसोम है जो एक दूसरे के साथ में जब जुड़ते हैं तो ये एक जिगजैग मॉडल का फॉर्मेशन करते हैं। जिगजैग मतलब ये एक टेढ़ा मेढ़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये एकदम सीधा सा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। और इसमें जो अल्टरनेटिंग न्यूक्लियोसोम्स रहेंगे हमारे एक दूसरे से ये ऐसे 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 अटैच रहेंगे,
मतलब कि ये लीनियर फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एक जिगजैग फॉर्मेशन रहेगा। The next stage in the hierarchy of DNA packaging is thought to occur as the 30 nanometer chromatin fiber is gathered into a series of large supercoiled loops or domains that may be compacted into ever thicker, that is 80 to 100 nanometer fibers. ये जो हमारे न्यूक्लियोसोम्स बन गए थे, इनका 10 नैनोमीटर का हमने डायमीटर देखा था। अब ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन तो हो गया है। अब ये जब आगे बढ़ेंगे, ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जब एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे तब ये बनाएंगे, पहले जो सेकेंड स्टेज देखा जाएगा, ये बनाएंगे 30 नैनोमीटर का एक क्रोमेटिन फाइबर बनाएंगे। और ये जो बनेगा वो एक सीरीज ऑफ लार्ज सुपर कॉइल्ड लूप के फॉर्म में होगा, एक ऐसे लूप के फॉर्म में मिलेगा इसको। एंड दैट मे बी कॉम्पैक्टेड इनटू इवन थिकर। ये जो पार्टिकल्स ज्वाइन होके बनाएंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल को, ये फिर से कॉम्पैक्ट होके एक बहुत थिक मॉडल, ये 80 to 100 नैनोमीटर का फाइबर बनाएंगे। 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन में ये वाला हमको ये इतनी थिकनेस देखने को मिलेगी। जो नेक्स्ट स्टेज है हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल के नेक्स्ट स्टेज, उसमें the DNA loops are apparently tethered at their bases to proteins that are part of an organized nuclear scaffold or matrix. जो 30 नैनोमीटर का फाइबर बनेगा, इसके बाद में जो स्टेज आएगा वो होगा हमारा न्यूक्लियर स्कैफोल्ड स्टेज। ये स्कैफोल्ड प्रोटीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अभी तक हमने देख लिया कि पहले न्यूक्लियोसोम मॉडल बना, उसके बाद में 30 नैनोमीटर का फाइबर बना, और उसके बाद में आ गया है हमारा स्कैफोल्ड स्टेज। इंक्लूडेड अमंग दीज प्रोटीन्स इज अ टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। ये एक ऐसा एंजाइम है, ऐसा प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए की क्वाइलिंग, जो सुपर क्वाइलिंग होती है, पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग, ये इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट रिजम्बली रेगुलेट द डिग्री ऑफ डीएनए सुपर क्वाइलिंग। ये जो हमारा टोपोआइसोमेरेज है, सुपर क्वाइलिंग क्या होता है कि जैसे ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड हमने ले रखा है, अगर ये बहुत ज़्यादा ऐसे जो मूवमेंट इसमें हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सुपर क्वाइल हो गया। तो ये कितना क्वाइलिंग होना है, कितना नहीं होना है, इस डिग्री को जो रेगुलेट करता है वो होता है हमारा टोपोआइसोमेरेज 2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ये प्ले करता है रेप्लिकेशन की प्रोसेस में भी, क्योंकि जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैरी की जा रही होती है उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो लूप्स हैं ये हमारे प्रॉपर ओपन रहें। अगर इनमें बीच में ही कुछ हो जाता है तो कैसे इसका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो जो टोपोआइसोमेरेज है ये वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसका मेन वर्क होता है कि ये सुपर क्वाइलिंग को ही रेगुलेट करता है। अगर बहुत ज़्यादा सुपर क्वाइलिंग हो गई है तो इसको निगेटिव में करके ये उसको स्टैंड को रिलैक्स्ड स्टेट में लेकर आएगा, और अगर बहुत ही रिलैक्स्ड स्टेट में हमारा स्टैंड है तो ये उसको सुपर क्वाइल करके उसको कॉम्पैक्टेड स्टेट में ले आएगा। Normally, loops of chromatin fibers are spread out within the nucleus and cannot be visualized. जो क्रोमेटिन हमारे हैं बहुत सारे ये जो जुड़ के लूप बना लेते हैं, ये कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, इनको ऐसे न्यूक्लियस में देखा नहीं जा सकता, बट देयर प्रेजेंस कैन बी रिवील्ड इन मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल साइकिल। जो सेल डिवीज़न की स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज एंड मेटाफेज, एनाफेज एंड फाइनली टीलोफेज। तो सेल साइकिल की जो मेटाफेज स्टेज होती है, इसमें हम क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर को देखने के लिए प्रेफर्ड फेज होता है क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करने के लिए,
वो फेज़ होता है हमारा मेटाफेज़। इसी में हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपको फिगर दिखाया गया है। फिगर के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो हमारा जो क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन का हम प्रोसेस अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो कैसे कैरी किया जा रहा है। पहला स्टेज है एट द सिंपलेस्ट लेवल क्रोमैटिन इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है, सबसे पहले डीएनए प्रेजेंट है, फिर क्या होगा, डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन्स टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम आता है, न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ ये डीएनए हमारा रैप होना स्टार्ट कर देता है। ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स अराउंड विच द डीएनए रैप्स 1.65 टाइम्स। ये भी CSIR ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने टाइम्स ये जो डीएनए है रैप होता है हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ। तो जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं उनके चारों तरफ ये 1.6 टाइम्स रैप होता है और अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मीटर ये रैप होके उसका अप्रॉक्सीमेटली 1.8 टर्न्स, इसका मतलब है कि 2 टर्न पूरे नहीं होते हैं, 1.8 का टर्न होता है और ये पूरे 2 टर्न रैप नहीं होता है, उससे पहले ही ये दूसरे न्यूक्लियोसोम के पास में जाके रैप होने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैप हुआ, 2 टर्न पूरे होने से पहले ही ये इसके पास आके रैप होने लगा और फिर 2 टर्न पूरे होने से पहले ही ये इसके चारों तरफ आके रैप होने लगा। फोर्थ पॉइंट इज द क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियोसोम प्लस हिस्टोन H1। यहाँ पे ये जो हिस्टोन आपको रेड कलर में दिख रहा है ये H1 हिस्टोन है जो कि लिंक कर रहा है न्यूक्लियोसोम्स मॉडल्स को। जो एक मॉडल है, एक मॉडल से दूसरे मॉडल को लिंक करने में इसका रोल होता है। फिफ्थ पॉइंट इज द न्यूक्लियोसोम्स फोल्ड अप टू प्रोड्यूस अ 30 नैनोमीटर फाइबर। जो डीएनए रैप हो गया न्यूक्लियोसोम के अराउंड, इसके बाद में ये आता है 30 नैनोमीटर फाइबर का स्टेज। अब इस स्टेज में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स कैसे एक साथ में रैप हो गए हैं, एक पास में इकट्ठा होके इन्होंने बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर बना लिया है। इसके बाद में क्या होता है, अब ये जो न्यूक्लियोसोम्स बहुत सारे एक साथ में रैप हो गए, अब ये और भी कॉम्पैक्ट होके ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। दैट फॉर्म्स लूप्स एवरेजिंग 300 नैनोमीटर इन लेंथ। अब ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा ये लूप बनाते हैं कि ये जो लूप की लेंथ होती है ये होती है 300 नैनोमीटर। ये इसकी नेक्स्ट स्टेज आया कि 30 नैनोमीटर फाइबर के बाद में ये जो लूप बना रहे हैं वो लूप होता है 300 नैनोमीटर। ये इनकी अगली नेक्स्ट स्टेज है। इस स्टेज के बाद में आता है द 300 नैनोमीटर फाइबर्स आर कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड टू प्रोड्यूस 250 नैनोमीटर वाइडर फाइबर। अब ये फिर से कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करते हैं, अपनी अगली स्टेज में जाते हैं और 250 नैनोमीटर का एक फ़ाइबर ये तैयार करते हैं। जो फाइबर की जो डायमीटर होता है, डिस्टेंस होती है, वो होती है 250 नैनोमीटर। फिर ये उसके बाद में 250 के बाद में 700 नैनोमीटर का जो डायमीटर बनाते हैं अपना फाइबर। उसके बाद में टाइट कॉइलिंग ऑफ द 250 नैनोमीटर फाइबर्स प्रोड्यूसेस द क्रोमैटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। और उसके बाद में ये अप्रॉक्सीमेटली 1400 नैनोमीटर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का। और ये जो क्रोमोसोम का हमारा स्ट्रक्चर है इस तरीके का ये फॉर्म हो जाता है। जो इसका जो डायमीटर होगा वो होता है 1400 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन था प्लस डीएनए पैकेजिंग, ये पूरी प्रोसेस हमने स्टडी कर ली। हमने देख लिया कि कैसे डीएनए से कॉम्पैक्ट होते होते न्यूक्लियोसोम मॉडल 30 नैनोमीटर फाइबर, फिर 300 नैनोमीटर, देन 250 एंड देन 700 नैनोमीटर से होते हुए ये 1400 नैनोमीटर की विड्थ का फाइबर बना लेता है। और उसी को हम बोलते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम है
वो हमारा तैयार हो गया है, क्रोमोसोम में के फॉर्म में हमारा डीएनए कॉम्पैक्ट होके रेडी हो गया है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन के बारे में। अभी तक हमने फॉर्मेशन देखा क्रोमोसोम का, कि कैसे हमारा क्रोमोसोम एक डीएनए के लॉन्ग स्ट्रैंड से इस कॉम्पैक्टेड फॉर्म में क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गया। ओके, लेट्स डिस्कस। After mitosis has been completed, most of the chromatin in highly compacted mitotic chromosomes return to its diffuse interphase condition. जब माइटोसिस में हमने देखा कि क्रोमोसोम हमें विजिबल हो गए, उसके बाद में क्या होगा, सेल डिवीज़न हो जाएगा। सेल डिवीज़न के पास में बाद में दोनों के पास में सेल्स के पास में अपना अपना जेनेटिक मटेरियल आ गया। अब क्या होगा, जो हम प्रोसेस देखते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज का, ये सारी प्रोसेस के बाद में एक आता है इंटरफेज, जो इन प्रोसेसेस की स्टार्टिंग में होता है। इंटरफेज क्या होता है, जिस फेज में सेल्स जो हैं हमारी वो डिवीज़न की तैयारी करती हैं, प्रिपरेशन करती हैं एंड रॉ मटेरियल एंड सारे चेक पॉइंट्स वगैरह जो सारा मेंटेन करती हैं कि हाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है जो हमारा डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है। इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है इस इंटरफेज में। तो ये जो सेल डिवीज़न है, इस सेल डिवीज़न के बाद में क्रोमोसोम इंटरफेज में वापस से आ जाते हैं। क्रोमैटिन दैट रिमेन्स कॉम्पैक्टेड ड्यूरिंग इंटरफेज इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन। जो बहुत ही कॉम्पैक्टेड फॉर्म में जो हमारा रहता है उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। To distinguish it from euchromatin which returns to a dispersed state. जो हमारे क्रोमोसोम में भी रीजन होते हैं, एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन और एक होता है यूक्रोमैटिन। जो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, जो डार्क कलर में दिखाई देगा, हम उसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन, और जो लाइट कलर में दिखाई पड़ता है उसको यूक्रोमैटिन कहा जाता है। हेटेरोक्रोमैटिन इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है हेटेरोक्रोमैटिन को। दैट इज फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूटिव एंड नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन रिमेन्स इन द कॉम्पैक्टेड स्टेट इन ऑल सेल्स ऑल द टाइम एंड दस रिप्रेजेंट्स डीएनए दैट इज परमानेंटली साइलेंट। ये जो डार्क कलर का हमको रीजन दिखेगा, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टेट में रहेंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टेट में कोई चीज़ है तो इसको लूज़ करने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारी जो बॉडी है ये इस तरीके से फंक्शन करती है कि किसी भी काम को करने में अगर जितना भी कम हो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मतलब ये एनर्जी को हमेशा कंजर्व करके रखना चाहती है बॉडी। तो ये और ये जो यूक्रोमैटिन होता है ये लाइटली होता है एंड लूजली पैक्ड होता है। तो बॉडी क्या करती है कि इसको ओपन करने में इसको एनर्जी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये इन चीज़ों का यूज़ ही नहीं करती है। कॉम्पैक्ट ये जो हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं इनका बहुत ही कम यूज़ होता है, तो इनको परमानेंटली साइलेंट ही बोल दिया जाता है। मतलब कि इन पे जो जीन्स है कोई भी इनका वर्क नहीं होगा, ये आगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसको प्रोसेस करने में हेल्प नहीं करेंगे, बॉडी इन चीज़ों का फंक्शन नहीं करवाएगी। नेक्स्ट है हमारे फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन। इज क्रोमैटिन दैट हैज़ बीन स्पेसिफिकली इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग certain phase of an organism's life and certain type of differentiated cells. फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन क्या होते हैं, जैसे हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूटिव हैं ये परमानेंटली साइलेंस्ड हैं, मतलब पूरी लाइफ में ये कभी भी एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन जो फैकल्टेटिव हैं ये ऐसे होते हैं कि इनका अगर कभी भी यूज़ पड़ा, कभी इनकी ज़रूरत हुई, ये एक्टिवेट हो जाएंगे एंड वर्क करेंगे। लेकिन अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको फिर से इनएक्टिवेटेड स्टेट में डाल दिया जाएगा और फिर ये आगे फंक्शन नहीं करेंगे। इनकी जब कभी भी ज़रूरत होती है ये दोबारा से डिफरेंशिएट हो जाते हैं और फिर से फंक्शन करने लगते हैं। फंक्शंस को परफॉर्म करने के बाद में अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो ये फिर से साइलेंट स्टेट में चले जाएंगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव में मेन डिफरेंस है वो यही है कि ये परमानेंटली साइलेंस्ड होते हैं, लेकिन जो फैकल्टेटिव हैं
इनको एक्टिवेट किया जाता है कभी भी ज़रूरत पड़ने पे, बॉडी को जब ज़रूरत होती है ये इनको डिफरेंशिएट कर लेती है एंड अपना वर्क करने के बाद में दोबारा से इनको साइलेंस्ड स्टेट में पहुंचा दिया जाता है। यूक्रोमेटिन इज़ अ लाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। ये जो यूक्रोमेटिन है ये लाइटली पैक्ड होता है, मतलब कि ये लूजली अरेंज्ड होता है। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ये जो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन होते हैं ये हमारे यूक्रोमेटिन का ही पार्ट होते हैं। दैट इज एनरिच्ड इन जीन्स एंड इज ऑफन अंडर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। जो हमारे यूक्रोमेटिन हैं ये एक्टिव स्टेट में रहते हैं और इन्हीं का ट्रांसक्रिप्शन होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को आरएनए से प्रोटीन के थ्रू आगे पहुंचाया जाता है और ये बहुत ही, इनमें जो जीन्स होते हैं, जीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये एनरिच्ड होते हैं जीन्स में। यूक्रोमेटिन comprises the most active portion of the genome within the cell nucleus. 92% of the human genome is यूक्रोमेटिक। मोस्ट ऑफ द जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यूक्रोमेटिन ही होता है, क्योंकि जीन्स का जो फॉर्मेशन होता है, जो डीएनए है, आरएनए बनना है, उसके बाद में प्रोटीन बनना है, तो ये सारी प्रोसेस के लिए हमको जीन्स की अवेलेबिलिटी चाहिए होगी। जो हमारी बॉडी है वो यूक्रोमेटिन का ही यूज़ करती है और आगे प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है। हिस्टोन मॉडिफिकेशंस, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिनके अराउंड में डीएनए हमारा रैप्ड हो गया है, वर्क कर रहा है। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है हमारी, जो नॉर्मल हमने देखी हैं H1, H2, H3, ये इनके अलावा भी कुछ मॉडिफिकेशंस करती हैं। ये अपनी कुछ अलग फॉर्म्स को बना लेती हैं और कुछ अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। मोस्टली देखा ये जाता है कि कुछ जगह पे ये एक्टिवेट करती हैं चीज़ों को और कुछ जगह पे इनएक्टिवेट करती हैं। ये हमारे CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे CSIR ने कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, इसीलिए इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे ऐड किया गया है। और चलिए इसको अब स्टडी करते हैं। Histones can be enzymatically modified by the covalent addition of मिथाइल, एसिटिल एंड फॉस्फेट ग्रुप। इनका ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये किसी भी मिथाइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, एसिटाइल ग्रुप को, फॉस्फेट ग्रुप को, एंड इसके अलावा भी कुछ और भी ग्रुप्स हैं, ये उनको ऐड करके या रिमूव करके अपने मॉडिफिकेशंस को कर लेते हैं। जो अपना फॉर्म चेंज करते हैं, या तो किसी ग्रुप का एडिशन होगा या किसी ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा। मिथाइल ग्रुप्स आर एडेड टू आइदर लाइसिन और आर्जिनिन रेजिड्यू। जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो लाइसिन या आर्जिनिन पे ही ऐड किए जाते हैं। ये चीज़ भी CSIR ने पूछी है कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये किन अमीनो एसिड्स पे ऐड किए जाते हैं, तो ये लाइसिन एंड आर्जिनिन पे ऐड किए जाते हैं। एसिटिल ग्रुप्स टू लाइसिन रेजिड्यू एंड फॉस्फेट ग्रुप्स टू सीरीन रेजिड्यू। जो एसिटिल ग्रुप है ये लाइसिन से एंड जो फॉस्फेट है वो सीरीन से ऐड किया जाता है। The effects of methylation of H3 and H4 lysines depends strongly on which of these residue is modified। जो मिथाइलेशन का जो इफ़ेक्ट है वो देखा जाता है कि क्या कैसे फंक्शन करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि ऑन विच ऑफ दीज रेजिड्यूज मॉडिफाई, मतलब कि किस रेजिड्यू को मॉडिफाइड किया गया है। जैसे कि हमारे मोस्टली H3 एंड H4 जो प्रोटीन्स होते हैं इन्हीं का मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो अब देखा जाएगा कि जैसे ये लाइसिन है इसको हम लिखते हैं K से, तो H3K9, H3K27, बहुत सी पोजीशंस हैं, तो डिपेंड करेगा कि किस पोजीशन पे इनको ऐड किया गया है ग्रुप्स को, या उसी के हिसाब से जो होगा वो इसको मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, methylation of lysine 9 on histone H3
इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हिस्टोन जो हमारा है H3 है तो हमने H3 लिख लिया। इसके बाद में लाइसिन है तो लाइसिन को लिख लिया, इसका 1 लेटर कोड जो है K एंड इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है 9 तो इसको लिखेंगे H3K9। ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो जो मिथाइलेशन होता है लाइसिन का 9 पोजीशन पे दैट इज H3K9 इज टिपिकली प्रेजेंट इन हेट्रोक्रोमैटिन एंड एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। मतलब कि अगर H3 जो हिस्टोन हमारा 3 है इसके लाइसिन पे अगर 9th पोजीशन जो है इसका, इस पे अगर मिथाइलेशन हो जाता है तो ये चीज़ों को रिप्रेस करेगा, ये चीज़ों को इनहिबिट करेगा। तो H3K9 इस पे जो हमारा मिथाइलेशन होगा वो इनहिबिट करेगा या रिप्रेस करेगा आगे की चीज़ों को। Acylation of lysine on both histones H3 and H4 is closely correlated with transcriptional activation। जो एसाइलेशन होता है लाइसिन का, जो एसिटिल ग्रुप का एडिशन होता है वो H3 एंड H4 दोनों पे ही जो एसाइलेशन होगा लाइसिन पे ही, ये दोनों ही एक्टिवेट करेंगे किसी प्रोसेस को। ये ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेशन करता है, रिप्रेशर की तरह मिथाइलेशन वर्क कर रहा था। मिथाइलेशन ऑफ H3K27 एंड H4K20 is also strongly associated with ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। जो हमारा मिथाइलेशन है जो H3 हिस्टोन के लाइसिन रेजिड्यू के 27th पोजीशन पे जो मिथाइलेशन होगा ये ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन को करेगा, रिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वेयर एज मिथाइलेशन ऑफ H3K4 एंड H3K36 मतलब कि जो लाइसिन की 4th पोजीशन एंड लाइसिन की 36th पोजीशन पे मिथाइलेशन होगा इज एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन। जो अब हम इसे कह सकते हैं कि जो H3K9 है 27 है एंड जो 20 है ये इनहिबिशन करेगा, रिप्रेशन करेगा, जबकि जो H3K4 एंड H3K36 है ये करेगा एक्टिवेशन किसी भी प्रोसेस का। और ये याद भी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि CSIR ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा है, एज इट इज़ पूछा है कि किस पोजीशन पे क्या मिथाइलेशन किया, एसाइलेशन किया तो ये एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा। यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू दिखाया गया है आपको ताकि आपको याद करने में भी ईजिली आप इसको याद कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या एक्टिवेशन करवा रहा है और कहाँ पे कैसे जो है रिप्रेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये H3 हिस्टोन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब H3 प्रोटीन के लाइसिन के 9th पोजीशन पे यहाँ पे एसाइलेशन करवा रहे हैं। जब एसाइलेशन हो रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है। तो और जो लाइसिन की 4th पोजीशन है उस पे जो मिथाइलेशन हो रहा है वो भी एक्टिवेशन ही करवा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो H3 है हमारा इसकी लाइसिन की 9th पोजीशन पे एसाइलेशन एंड जो इसकी 4th पोजीशन है इस पे मिथाइलेशन, ये दोनों ही प्रोसेस को एक्टिवेट करवाते हैं, ये एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा H3 है, H3 की लाइसिन की 27th जो पोजीशन है और जो 9th पोजीशन है और जो K4 पोजीशन है, ये इन सारी पोजीशंस को भी दिखाया गया है, ये भी एक्टिवेशन में ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोन का लाइसिन की 27th पोजीशन पे मिथाइलेशन करवाया गया है और लाइसिन की 9th पोजीशन पे भी मिथाइलेशन करवाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोन H3 है इसमें लाइसिन की 27 एंड जो 9th पोजीशन है इस पर अगर मिथाइलेशन करवाते हैं तो ये रिप्रेस करेगा, रिप्रेशन को प्रोसीड करेगा। और ये चीज़ें आप यहाँ से याद करके रख सकते हैं कि जो H3 की K9 पोजीशन पे एसाइलेशन या K4 पोजीशन पे मिथाइलेशन है तो ये एक्टिवेशन करेगा, जबकि H3 की K27 पोजीशन पे मिथाइलेशन है
या K9 पोजीशन पे मिथाइलेशन है तो ये रिप्रेशन को एक्टिवेट करेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इसमें हमने क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। कैसे हमारा डीएनए की पैकेजिंग होती है। हालांकि ये लेक्चर हमारा थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है क्योंकि मैंने इसमें सारी ही चीज़ें इंक्लूड कर ली और ताकि एक लेक्चर में ही ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं जो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और यहाँ पे इजी भी रहता है हिस्टोन्स का मॉडिफिकेशन पढ़ना, क्योंकि हमने इसी लेक्चर में हिस्टोन्स के बारे में पढ़ा, तो हिस्टोन का मॉडिफिकेशन भी हम साथ में ही इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो समझने में कि क्या है हिस्टोन और कैसे हो रहा है इसका मॉडिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगले सेशन में मोस्ट प्रोबेबली हम पढ़ेंगे डीएनए की टोपोलॉजी, कि कैसे डीएनए का है जो सुपर कॉइलिंग की प्रोसेस है, कैसे लिंकिंग नंबर क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस चलती है, इन सब चीज़ों को हम अपने अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। एंड गाइज यू कैन सब्सक्राइब ITLS Academy ऑन यूट्यूब and you can also get app of ITLS Academy on Google Play Store. And thank you again for watching this session.